समान अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण विषय नीति शास्त्र के अंतर्गत ये आप सभी का दूसरा मास्टर वीडियो सेशन है। और अब मास्टर वीडियो आप सभी को एक नए रूप में मिल रहे हैं। डिजिटल बोर्ड में मैं आप सभी को उपलब्ध करा रहा हूं। आप सभी लोगों की लगातार ये ख्वाहिश थी कि सर डिजिटल बोर्ड पे मास्टर वीडियो सेशन लाए जाएं, तो डिजिटल बोर्ड पे मास्टर वीडियो सेशन आ चुके हैं और समान अध्ययन में नीति शास्त्र का मास्टर वीडियो आप सभी का हो रहा है। पहला मास्टर वीडियो आप सभी ने जरूर देखा होगा। आप सभी से विनम्र आग्रह भी है कि आप एक बार जो है उसे बढ़िया से देखिए, कंप्लीट करिए। और उसमें मैंने काफी विषय वस्तु आप लोगों को पढ़ाई है। अब आज उससे आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम पहले पार्ट में क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। और एक भरोसा आपको दिलाता हूं मैं, चूंकि यही विषय नीति शास्त्र के विषय को मास्टर कोर्स में बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मास्टर कोर्स में इसी पे लगभग 125-30 लेक्चर आपको मिलेंगे, साथ में एक्स्ट्रा क्लासेस मिलेंगी। उसी चीज को, उसी पूरी विषय वस्तु को, समग्र विषय वस्तु को आप सभी को मैं कुछ ही सेशन में कंप्लीट करा दूंगा मास्टर वीडियो सेशन के माध्यम से। जब जब परीक्षा नजदीक आती है तो हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा विषय वस्तु कंटेंट मिल जाए जिससे कम समय में हमारा कंप्लीट पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हमारा रिवीजन हो जाए। तो डिटेल क्लासेस भी आप सभी को मिलेंगी मास्टर कोर्स में। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, ये सेशन देखने के बाद आप डिटेल क्लासेस देखिए पूरी की पूरी, और आपको बहुत सारगर्भी तरीके से पूरी विषय वस्तु मेरे द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इतनी कठिन विषय वस्तु को इतनी आसानी से यहाँ पे पढ़ पाएंगे। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से वरदान है मास्टर वीडियो सेशन। ठीक है, और ये श्रृंखला सतत चलती रहेगी, कंटिन्यूअस चलती रहेगी। मैं आप सभी के समान अध्ययन की विषय वस्तु को कंप्लीट कराऊंगा, केवल नीति शास्त्र नहीं। अब आने वाले समय में जितने भी समान अध्ययन के विषय वस्तु हैं, सभी पे आप सभी को मास्टर वीडियो सेशन मिलेंगे। तो आप सभी से पहली बात तो विनम्र आग्रह है कि आप सभी लोग पहला जो नीति शास्त्र का पहला पार्ट है उसे जरूर देख लीजिए। पहले पार्ट के बाद ही दूसरा पार्ट आप देखिएगा। ये पार्ट यदि आप देख रहे हैं और पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट देखिए। आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मास्टर वीडियो की एक आप सभी की प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। वहां पर प्लेलिस्ट में सारे सेशंस हैं आप सभी के। और इसको देखने के बाद अभी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपकी डिटेल क्लासेस जो हैं, एक तो इथिक्स का मास्टर कोर्स भी है, इथिक्स का अपने आप में सेपरेट कोर्स भी है, वहां पर ये क्लासेस सारी मिलेंगी। या फिर यदि आप हमारे साथ मास्टर कोर्स में जुड़े हुए हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम के जो भी आपका एग्जाम है, इथिक्स आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो आप डिटेल में उसे पूरा कंप्लीट करिए। पहले लेक्चर से शुरू करना है और पूरा कंप्लीट करना है और बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, जो बच्चे हमारे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हुए हैं, डिटेल जो क्लासेस कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, समग्रता से पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले आपको मास्टर वीडियो सेशन देखना है ताकि आपका डर खत्म हो जाए, कम समय में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कम समय में आपकी विषय वस्तु बहुत बढ़िया से हो जाए। इसलिए मास्टर कोर्स में भी सबसे ऊपर आपको ये सेशंस मिलेंगे और फिर डिटेल क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दूसरा भाग है नीति शास्त्र का, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज आपके नीति शास्त्र में आप लिखने के योग्य बन पाए। ये अल्टीमेट मेरा गोल है कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं और जाके वहां पे लिख पाए। तो उस उद्देश्य से जो है ये आपका क्लास चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले पार्ट में हमने नीति शास्त्र था मानवीय सह संबंध, ये टॉपिक कंप्लीट किया था। इसके 8 के 8 जो सब टॉपिक है मैंने डिटेल में आपको समझाया था। ठीक है, पहला पार्ट आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। दूसरे भाग में ये अभिरुचि का टॉपिक था, इसको हमने पढ़ा था। अब तीसरे भाग में इसी विषय वस्तु का मैं विस्तार करने जा रहा हूं आप सभी के लिए। अभिरुचि हमने पूरा पढ़ लिया था बढ़िया से। अब आते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। सिविल सेवा के लिए आपकी क्या अभिरुचि होनी चाहिए, क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये आपका तीसरा पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम सिविल सेवा के लिए अभिरुचि की बात करते हैं, अभिरुचि के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि अभिरुचि का मतलब क्या है, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आपको हर एक दृष्टिकोण, आपका एक दृष्टिकोण तय करता है। जो आपकी एटीट्यूड है, आपकी अभिरुचि है, वो आप में क्या है, एक तरीके से आप में नैतिक मूल्यों को स्थापित करता है और आपके मन में हर एक विषय वस्तु के प्रति एक परसेप्शन, आपका एक दृष्टिकोण, आपके अंदर संवेदनशीलता, आपके अंदर न्याय प्रियता, आपके अंदर तर्कशीलता, ये सब कुछ स्टैब्लिशमेंट करने का काम एटीट्यूड का ही है। तो अब सिविल सेवा के लिए आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो सिविल सेवा के लिए एटीट्यूड को मैंने यहाँ पे जो है आप देखेंगे, टोटल जो है इसको मैंने
7 भागों में बांटा है। इसमें कुछ मूल्य आपको देखेंगे। सबसे पहली बात है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। ठीक है, आपके सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होते हैं? जो हमें मार्गदर्शित करें, जो हमें दिशा प्रदान करें। ये चीजें विस्तार से आप मास्टर कोर्स में पढ़ेंगे, उसमें डिटेल सेशन है आपके मूल्य को लेकर। तो अब आप समझिए सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होंगे। सिविल सेवा का मतलब है नागरिक सेवा, सिविल सेवा का मतलब है लोक कल्याण, सिविल सेवा का मतलब है राष्ट्र निर्माण, सिविल सेवा का मतलब है संविधान के आदर्शों का पालन करना। यही तो है सिविल सेवा का वास्तविक मतलब। सिविल सेवा का उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा का अल्टीमेट पर्पस क्या है? जो संविधानिक आदर्श है, संविधान क्या कहता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि जो हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, है ना। गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो जो सिविल सर्वेंट है वो लोकतंत्र की जो भावना है उसके अनुरूप काम करते हैं, है ना। तो यहां पर सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य पहला सेगमेंट ये है। और देखो ये अपने आप एक इंडिपेंडेंट आपका प्रश्न बनता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो सिविल सेवा का सबसे पहले पर्पज हमें समझना चाहिए। पर्पज जैसे मैंने आपको बताया, सिविल सेवा का पर्पज है, सिविल सेवा का उद्देश्य है नागरिकों की सेवा, आगे ही सेवा लगाए, लोक कल्याण करना, जन कल्याण करना, राष्ट्र निर्माण में योगदान देना, संवैधानिक आदर्शों का पालन करना। तो जब हम ये सिविल सेवा का उद्देश्य है तो सिविल सेवा के लिए आवश्यक नैतिक मूल्य क्या होंगे, है ना। क्योंकि आप जब वहां पर बैठे हैं तो वहां पे आपका इंटेंशन, आपके मूल्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य क्या होंगे? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा का मतलब है नैतिक दृढ़ता। आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंतर्गत। ठीक है, सत्यनिष्ठा का मतलब है आपके मन से, वचन से, कर्म से जो आपका आचरण है वो एक रूप होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, वह गुण जिससे व्यक्ति जो सोचता है वही कहता है और वही करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इंटीग्रिटी का मतलब है ईमानदारी और साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं आचरण की एक रूपता। समझ रहे बात को? सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो है जो मन से, वचन से, कर्म से एक रूप है। आपको मनसा वाचा कर्मणा एक जैसा सोचना पड़ेगा। और सत्यनिष्ठा अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे आप समझिए सत्यनिष्ठा, जब आप प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासनिक सत्यनिष्ठा क्या कहती है? प्रशासनिक सत्यनिष्ठा ये कहती है कि आपको ईमानदार रहना चाहिए, आपको निष्पक्ष रहना चाहिए, आपको पारदर्शी रहना चाहिए, आपको जवाबदेह रहना चाहिए। ये प्रशासन में जब आप जाएंगे आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, आपको न्यायपूर्ण रहना पड़ेगा। ये प्रशासनिक निष्पक्षता की मांग है। ठीक है, एक सत्यनिष्ठा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा भी होती है। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा क्या कहती है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा मतलब आप अपने प्रति कितने सच्चे हैं। हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी ईमानदारी क्या है। आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं। आत्म संयम कितना है आप में, आप कितने अनुशासित हैं, कितना नैतिक दृढ़ता है आपके अंतर्गत। समझ रहे हैं? तो अभी मैं इस पे आऊंगा। सबसे पहले जब हम सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, तो आपके पास कुछ मूल्य होने चाहिए। जैसे एक तो मैंने सत्यनिष्ठा आपको बताया, दूसरा बताया ईमानदारी, ऑनेस्टी। एक नोलन कमेटी बनाई गई थी, नोलन कमेटी यूनाइटेड किंगडम में, और उसके द्वारा 7 जो है बुनियादी मूल्य आपके बताए गए हैं, जिसमें से कुछ मूल्य मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा। और डिटेल में हम ये सब चीजें मास्टर कोर्स फाउंडेशन बैच के अंतर्गत पढ़ेंगे इथिक्स की क्लास में। लेकिन यहाँ पे मैं इतना आपको बता दूंगा जितना आराम से आपके समझ में आ जाएगा और एग्जामिनेशन हॉल पे आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो सिविल सेवा के लिए आवश्यक नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए? एक तो ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब है कि आप पारदर्शी होने चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, कोई भी चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, चीजें आर पार दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज मतलब अपारदर्शी है। तो ईमानदारी का मतलब होता है खुलापन, पारदर्शी, आप कितना सत्य बोलते हैं, सार्वजनिक हित को कितना सर्वोपरि रखते हैं, ट्रांसपेरेंट कितने रहते हैं। तो पहला है सिविल सेवा के लिए नैतिक मूल्य ईमानदारी। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी यानी उत्तरदायित्व। दूसरा क्या है? उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई भी उत्तरदायित्व दिया जाता है तो जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, उस कार्य में यदि कोई गड़बड़ हो जाती है या नहीं भी गड़बड़ होती है, आप ये समझिए आप अपने कार्य और अपने निर्णय की जब जिम्मेदारी लेने लगते हैं, उसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं।
जो भी आपने प्रदर्शन किया उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन को यदि आपने स्वीकार लिया तो आप अकाउंटेबिलिटी को, मतलब आप अकाउंटेबल पर्सन है, आप जो है उत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो अब चूंकि प्रशासन में आप समझिए आपका एक सिग्नेचर कुछ भी कर सकता है, आपके पास जूनियर भी हैं, आपके पास सीनियर भी हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण होना चाहिए। तो सिविल सेवा के मैं यहाँ पे कुछ मूल्य आपके लिखते हुए चलूंगा, आराम से समझते जाना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है पेन कागज के साथ मेरे साथ बैठें, ठीक है, जो भी चीजें डिस्कस करें साथ साथ लिखते हुए चले, ठीक है। ऐसे कोई मतलब इससे क्या होगा ना, बहुत प्रभावी हो जाएगा सेशन ये आपका, आपको चीजें मजा भी आएंगी, आराम से मैं सब चीजें समझाता हुआ चलूंगा भी आप लोगों के लिए। तो सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों में एक तो मैंने आपको सत्यनिष्ठा बताया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, दूसरा है ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब है खुलापन, ईमानदारी, ठीक है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, उत्तरदायित्वपूर्ण। देखो ये सब शब्दावली है और आप लोगों को शब्दावलियां क्या है, याद रहनी चाहिए। मैं आपको शब्दावलियां जितनी बता रहा हूं आसान भाषा में इनको समझिए, ठीक है। उत्तरदायित्व का मतलब है कार्य और निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकारना, और जो भी प्रदर्शन होता है अच्छा बुरा जो भी, उसके मूल्यांकन को स्वीकार करना, इसको उत्तरदायित्व कहते हैं। जैसे इस पे मैं एक उदाहरण भी देता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आप सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत सारे भारत में डिफेंस को लेकर के, जैसे विंग्स ऑफ फायर के बारे में आपको पता होगा कि अग्नि मिसाइल जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी थे उनके द्वारा डेवलप की गई, अग्नि ही नहीं बल्कि डीआरडीओ के तहत बहुत सारी मिसाइलें उन्होंने हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके तहत बनाई है, ठीक है। और भी बहुत काम किया उनके बारे में, तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें जो है डिस्कस करेंगे अलग से, जब विचारक और थिंकर वाला होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम टॉपिक में वहां पे कवर करूंगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया जा रहा था तो कई बार अग्नि फेल हुई। आप ये देखते हैं अभी चंद्रयान 2 गया, फेल हो गया है ना, चंद्रयान 2 गया, पूरी तरीके से फेल नहीं हुआ लेकिन आंशिक तौर पे सफल हुआ था। चंद्रयान 3 सफल रहा, हमने प्रॉपर जो है वहां पर जो है अपना लैंडर विक्रम लैंडर को वहां पर हमने लैंड कराया था। तो जब कोई भी मिशन आपका फेल हो जाता है तो आपको उस मिशन की जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। आप एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, है ना, आप चूंकि उस पूरे प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, तो आपको पूरे मिशन की जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। आपको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप चूंकि इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो तो इसमें कोई भी कमी होती है, यही एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। कई बार आप लोगों ने, अब तो बहुत सारे वीडियो कोर्ट वगैरह के देखते हो ना, कोर्ट में जो है लाइव होती हैं चीजें, तो यदि आप सीनियर पद पे हो, आप एसपी हो, तो ऐसा नहीं है कि जब कभी बात डांट खाने की आए और जिम्मेदारी स्वीकारने की आए तो आप डीएसपी को आगे बढ़ा दे रहे हो, नहीं, आपको अपनी टीम का लीडरशिप आपके अंदर होना चाहिए। आप यदि कोई कमी हो गई है, गलती हो गई, तो उसको एक्सेप्ट करिए, स्वीकारिए, उसके फेलियर को एक्सेप्ट करिए, और जब आप उस प्रोजेक्ट में सफल हो जाएं तो आपको अपनी टीम को आगे कर देना चाहिए, कि सारा क्रेडिट आपको टीम को देना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को, सारा क्रेडिट टीम को देना होगा सफलता का, और असफलता का क्रेडिट अपने ऊपर लेना, यही है अकाउंटेबिलिटी। कार्य और निर्णय की जिम्मेदारी स्वीकारना, प्रदर्शन का मूल्यांकन स्वीकार करना, यह एक सिविल सेवक के अंतर्गत होना चाहिए। तो सत्यनिष्ठा मैंने पहले बताया, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों को लेकर के आप कैसे होने चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, मन से, वचन से, कर्म से। ईमानदारी का मतलब मैंने क्या बताया, एक शब्द में खुलापन, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, है ना, सत्य बोलना चाहिए आपको, सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। अगला शब्द यहां पे पारदर्शिता, पारदर्शिता, पारदर्शिता और ईमानदारी लगभग सिमिलर है, एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंसी को समझाऊं। जो भी डिसीजंस हो, डिसीजन सारे मतलब खुलेपन होने चाहिए। सूचना का आरटीआई आज के टाइम पे है, सूचना के अधिकार का सहयोग देना, ठीक है। एक चीज और है, एक सिविल सेवक के लिए बुनियादी मूल समर्पण, राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, व्यक्तिगत हितों को नीचे रखना, सार्वजनिक हितों को ऊपर रखना, समर्पण होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिविल सेवक के मूल्यों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता। कोई भी निर्णय लेना है तो जब भी वो निर्णय हमें लेना है तो वो निर्णय कैसे लेना है,
वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, है ना। ऐसे ही निर्णय नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उस निर्णय में। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब समझते हैं, तथ्यपूर्ण होना चाहिए, तथ्य परक होना चाहिए, अफवाह पे आधारित नहीं होना चाहिए कि कोई अफवाह चल रही है और अफवाह आधारित है, नहीं। आप पहले उसका मूल्यांकन करिए, आप तथ्यों पर परखिए, डेटा पे परखिए, तब आप वस्तुनिष्ठ कहलाएंगे, तब आपके ऑब्जेक्टिविटी माना जाएगा। और एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे अफवाहों पर निर्णय नहीं लेता है, ठीक है। आज आपको पता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड है, व्हाट्सएप में कुछ भी आया आप मान लेते हैं ना, पहले उसे जांचिए, उसे परखिए, फिर जाकर के आगे उसको, क्योंकि आपका एक सेंटेंस, एक कथन, उसका एक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद और क्या होना चाहिए सिविल सेवक में? संवेदनशीलता होनी चाहिए, इसको हम मानवता भी बोल सकते हैं, मानवता, मानवता एवं संवेदनशीलता। एक सिविल सेवक के तौर पे आपको समाज में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे समाज में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न हो जाए, समाज में आप बाधक बन के खड़े हो जाए। अभी जैसे एक मध्य प्रदेश काडर के एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने आरक्षण को लेकर के एक ऐसा सेंटेंस दिया जिससे समाज में, मतलब आपको इस चीजों को समझना है ना। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उसके लिए अलग से एक सेशन आपको बनाऊंगा। तो कई सारे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए हैं, इतनी गरिमापूर्ण जगह पे पहुंच गए हैं और मानसिक रूप से आप रुग्ण हो गए। बहुत सारे लोग मानसिक रूप से रुग्ण हो जाते हैं क्योंकि पद प्रतिष्ठा सबको पचती नहीं है। तो एक सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, निष्पक्षता, कैसे होने चाहिए? आप निष्पक्ष होने चाहिए, निष्पक्षता। तो ये जितने पॉइंट मैंने यहां पे लिखवाए हैं, मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए? सत्यनिष्ठ होने चाहिए। ये देखो एक क्वेश्चन है प्रॉपर आपका, है ना। आपके अंदर सत्यनिष्ठा का मतलब है नैतिक दृढ़ता। मैं एक शब्द में आपको समझा रहा हूं, सत्यनिष्ठा का मतलब है नैतिक दृढ़ता। ईमानदार प्रशासनिक निर्णय आपका होना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा आप सत्यनिष्ठ हो। निष्पक्षता का मतलब है सभी के लिए समान व्यवहार, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, मूल स्थान के आधार पे, वंश के आधार पे आप कभी भी भेदभाव ना करें। हमारा संविधान का अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 इसी पे आधारित है कि ये सब विभेद को संविधान ने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो निष्पक्ष होना चाहिए एक सिविल सेवक। एक सिविल सेवक कैसा होना चाहिए? तथ्य आधारित निर्णय लेना होना चाहिए। अपनी नीतियां जो भी बनाए, अपने निर्णय जितने ले, उन सब में डेटा होना चाहिए, मूल्यांकन, आंकड़ों का प्रयोग करना चाहिए, बिना रेफरेंस के काम मत करिए। अब मैं आप लोगों को एक चीज सिखाता हूं, अभी तो आप प्रिपरेशन में है ना, कल के दिन आप अधिकारी भी बनेंगे। आप जब भी कोई चीज मेन आंसर राइटिंग में लिखिए, आप उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर दीजिए, कोई आंकड़े लिखिए, जैसे रिजर्व बैंक के आंकड़े लिख सकते हैं, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े लिख सकते हैं, आप कोई प्रशासनिक रिपोर्ट है, हर एक उसमें बहुत सारी प्रशासनिक रिपोर्ट है, जैसे केंद्र राष्ट्र संबंध लिख रहे हैं, सरकारी आयोग के बारे में लिखिए, और भी पुंछी आयोग के बारे में लिखिए, राजबन्नार आयोग के बारे में लिखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट लिखिए, तो बजट का रेफरेंस दीजिए। मैं समझ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि आपकी बातों में एक बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, इतने सारे सूचकांक आते हैं, कुछ भी बात करिए उसके पीछे तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आप देखते हैं मीडिया में क्या होता है, मीडिया में कोई मुद्दा उठा लेते हैं और उस मुद्दे पे आपस में बहस करने लग जाते हैं, है ना। कितना लॉजिकल है, कितना तथ्य परक है, वो बहुत। आपको अपनी बात को मजबूत करना है, प्रशासन में जाना है तब तो करना ही है वस्तुनिष्ठता। यह आदत आज से डालनी पड़ेगी, बिना किसी मजबूत आधार के, बिना किसी, ये काम नेताओं का होता है। नेता जाते हैं रैली में, सबको हर घर नौकरी दे दी जाएगी, सब नेता का काम है, एक प्रशासक का काम नहीं है। प्रशासक को पता है कि बजट कितना है, कितनी नौकरियां अभी 70 साल में दे दी इन्होंने, अब हर घर नौकरी थोड़ा ना मिल जाएगी, हर घर में जो है सबको 10-10 हजार रुपए हर घर में खाते में डाल दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली अभी ये जुमलेबाजी से नहीं चलता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तथ्यों से, फैक्ट से। आपकी जो भी पॉलिसी मेकिंग हो उसमें आंकड़ों का जो है बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। इसके बाद सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में क्या होना चाहिए? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य में सेवा की भावना होनी चाहिए, मानवता होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, संकट में जनता की सहायता करने वाला होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट। तो एक आईएएस अधिकारी को कैसा होना चाहिए, एक सिविल सेवक को कैसा होना चाहिए, एक पीसीएस अधिकारी को कैसा होना चाहिए, मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ गया।
क्लियर है? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य समझ गए आप आराम से अब क्वेश्चन 125 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 250 शब्दों में कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, आप लिख डालोगे नहीं लिख डालोगे? नोलन कमेटी के बारे में भी लिख दीजिएगा। ठीक है, यही सारी बातें हैं जो बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, निस्वार्था, निष्पक्षता, कुछ चीजें और सोचिए, और क्या होना चाहिए एक सिविल सेवक में? सहानुभूति होनी चाहिए, परानुभूति होनी चाहिए, तदानुभूति होनी चाहिए। सोचिए, है ना? कैसा होना चाहिए? करुणा से भरा होना चाहिए एक सिविल सेवक, जिसको मैं सेवा भाव कहता हूं। इमोशनल नहीं होना चाहिए, इमोशनल एक अलग चीज है, इमोशनल कई बार नकारात्मक भी हो जाता है। संवेदनशीलता होना चाहिए, समाज में संवेदनशील नहीं होगा तो फिर उसके निर्णय फिर, ठीक है, क्लियर है? समझ में स्पष्ट आ रहा है मेरी बात? बहुत बढ़िया, देखो आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आराम से समझते हुए चलना है। अब अगला देखिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे इंटीग्रिटी। ये वाला पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया, दूसरा पॉइंट भी काफी हद तक क्लियर है। सत्यनिष्ठा मैंने आपको सबसे पहले ही समझाया है। सत्यनिष्ठा एक बार फिर से आपके दिमाग में बैठा देता हूं। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कि आप नैतिक दृढ़ता कितनी आपके अंतर्गत, नैतिक दृढ़ता का मतलब होता है गलत को गलत करने की आपके अंदर कितनी क्षमता है। आप जो भी सोच रहे हैं वही कह रहे हैं और वही कर रहे हैं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब आपका कोई सीनियर है और वो सीनियर भ्रष्टाचार कर रहा है, तो आपके अंदर इतनी नैतिक दृढ़ता होनी चाहिए कि आप उसको गलत बोल सको, है ना? आपका जूनियर कोई गलत कर रहा है तो आपके अंदर इतनी नैतिक, अपने आंख में पट्टी बांध के धृतराष्ट्र नहीं बनना है, गंधारी नहीं बनना कि सामने गलत हो रहा है और आप में हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। समझ रहे हैं? धृतराष्ट्र सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति वो है जो गलत को गलत, विदुर वाला रोल, आप महाभारत यदि पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा विदुर हर चीज में, है ना, ऑब्जेक्शन करते थे। सत्यनिष्ठ, इंटीग्रिटी, विदुर महाभारत में सत्यनिष्ठा का प्रतीक है ना? जब राज्याभिषेक हो रहा था धृतराष्ट्र का, अब आप समझिए धृतराष्ट्र सबसे बड़े पुत्र थे, उसके बाद पांडु और उसके बाद विदुर, ये तीन भाई हैं आपके, है ना? वेद व्यास की संतान है। और इस पे जब महाभारत पे चलो मैं बाद में बात करूंगा। तो धृतराष्ट्र चूंकि आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो विदुर ही वो व्यक्ति थे, चूंकि उन्हें महामंत्री का पद पहले मिल गया था, तो महामंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राजदंड चूंकि पूरी तरीके से उसके हाथ में आ जाता है और वो कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी गलत कार्य नहीं होने देता। तो विदुर ने इसका विरोध किया कि धृतराष्ट्र शासक नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि किसी भी राज्य का राजा आंखों से अंधा होगा तो उसकी प्रजा पे उसका इंपैक्ट कुछ और जाएगा और प्रजा भी अनैतिक हो जाएगी। और वही चीज आगे चल के हुआ। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र सिंड्रोम, धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के अलावा सब गलत दिखता था, है ना? उसे सत्य और असत्य नहीं दिखता था, उसे सिर्फ अपने पुत्र दिखते थे। तो सही और गलत, जब एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आपकी नैतिक दृढ़ता इतनी अच्छी होनी चाहिए, आपकी इंटीग्रिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप कहीं पर भी गलत हो रहा हो तो उसे गलत बोल पाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? इंटीग्रिटी में ईमानदारी का तत्व बहुत मजबूत है और आपके आचरण की एकरूपता बहुत मजबूत है। सिर्फ मन में मत सोचिए कि आप ईमानदार हैं, गलत हो रहा है तो उसको गलत कहने की हिम्मत भी रखिए। ठीक है, सत्यनिष्ठा मैंने जैसा कि बताया, सत्यनिष्ठा को मैं दो भागों में बांट के देखता हूं, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और दूसरा है, देखो कई बार किताबों में पढ़ोगे तो किताबों में बुकिश लैंग्वेज होती है, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, ध्यान समझिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। प्रशासनिक, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा। व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा क्या है? व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा आपके अंदर आत्मसंयम, सच्चाई और नैतिक दृढ़ता और अनुशासन का प्रतीक है। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? आत्मसंयमी होना चाहिए, सत्य बोलने वाला होना चाहिए, नैतिक दृढ़ता होनी चाहिए उसके अंतर्गत, है ना, अनुशासित होना चाहिए, अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए। और जब एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं तब फिर क्या आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन में आपके अंदर पब्लिक सर्वेंट की भावना होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, है ना, ईमानदारी होनी चाहिए। ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई थी पहले। तो सत्यनिष्ठा एक ब्रॉड स्केल पे देख सकते हैं। यदि व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सत्यनिष्ठ व्यक्ति पे लोग भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। आपको क्यों सत्यनिष्ठ होना चाहिए? आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी ब्रांडिंग होती है, आप एक ब्रांड में कन्वर्ट हो जाते हो,
आपकी विश्वसनीयता में वृद्धि हो जाती है, लोग आप पे भरोसा करने लग जाते हैं, भ्रष्टाचार में कमी होती है, सार्वजनिक विश्वास का निर्माण होता है जब कोई व्यक्ति सत्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कुछ आईएएस अधिकारियों का नाम लेता हूं। टीएन शेषन का नाम आपने सुना है। टीएन शेषन वो व्यक्ति थे जब वो निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद उन्होंने चुनाव सुधारों में निष्पक्षता और कठोरता देखने को मिली। कोई पक्ष, आज देखिए जो वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त है कितने प्रश्न चिन्ह लेके खड़े हुए हैं और किसी में कोई जवाबदेह देने के लिए नहीं है ना। तो टीएन शेषन हो गए, ई श्रीधरन ने दिल्ली मेट्रो, मतलब एक तरीके समझिए उनको मेट्रो मैन कहा जाता है। ई श्रीधरन, हर्ष मेंढर, अशोक खेमका, इनके बारे में पढ़िए आप थोड़ा सा, आपको महसूस होगा कि एक सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, है ना। किरण बेदी, ऐसे बहुत सारे नाम है, साय फैजल, बहुत सारे नाम है। टीना डाबी, अभी टीना डाबी को जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, 2 करोड़ रुपए दिया गया। जिस जिले में है उस जिले की विभिन्न समस्याओं का समाधान, आपके युवा आपके साथ, है ना। बहुत सारे उदाहरण, समझ रहे मेरी बात को। ऐसे उदाहरण आपके दिमाग में होने चाहिए। कुछ बड़े अधिकारी, बड़े ऑफिसर्स, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे 2-3 अधिकारियों को जानता हूं। एक मुकेश मेश्राम जी हैं, अभी तो नहीं, हम जब छोटे थे तो हमारे जिले के डीएम बन के आए थे, और जब बन के आए थे उनके चर्चे बड़े जबरदस्त, अभी तो मुख्य सचिव के पद पे शायद मेरे ख्याल से यूपी में है। तो मुकेश मेश्राम, है ना। एक नाम दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में, नोएडा की जब वो एसडीएम थी तब उन्होंने खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, अभी हमारे जिले की डीएम बन के आई थी, अब तो उनका ट्रांसफर हो गया। दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में, बांदा जिले की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ के जो डीएम बने हैं। इसके अलावा और भी मैं कुछ अधिकारियों के नाम आपके दिमाग में, मतलब आपको भी, मतलब वो एक अलग ही उसका फीलिंग होता है ना। आप भी अपने क्षेत्र में ढूंढिए, बहुत सारे आपको अधिकारी अफसर ऐसे मिलेंगे। गाजियाबाद में एक डीएम थी, और जब वो पहुंची उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा, मतलब गाजियाबाद का जो है रूप ही बदल दिया, है ना। वहां पे स्वच्छता, सफाई और इन सब पे काम किया। मुझे नाम थोड़ा सा चल रहा है, महेश्वरी थी, कुछ नाम था, है ना। तो आप समझिए कि ओवरऑल कहीं ना कहीं पे बहुत सारे अधिकारी ऑफिसर्स आते हैं जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं, और वो सब कुछ उसके पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है, वो ड्राइविंग फोर्स है आपका क्या है, हाँ, रितु महेश्वरी। हाँ, रितु महेश्वरी थी, और उन्होंने साफ सफाई स्वच्छता, बाद में नोएडा गई। वो जहां भी जाएगा, एक सत्यनिष्ठ अधिकारी जहां भी जाएगा वहां जाकर के वो अपनी वही छाप, वही चमक, आप समझिए, चंदन जहां भी जाएगा वहां महकेगा ही। हीरा कहीं भी जाएगा, हीरे को आप गंदगी में फेंक दीजिए तो भी चमकेगा ही। सत्यनिष्ठा एक हीरा है आपके अंदर। यदि आप सत्यनिष्ठ हो गए तो आप फिर हर जगह चमक ही देंगे, चाहे प्रशासन में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए। व्यक्तिगत जीवन में भी सत्यनिष्ठा व्यक्ति में होनी चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो सत्यनिष्ठा आपके अंदर आपकी ब्रांडिंग बढ़ाता है, आपकी वैल्यू बढ़ाता है ना। भ्रष्टाचार में कमी होती है, सार्वजनिक विश्वास का निर्माण होता है। आज क्या हो चुका है, कई जगहों पे जो है कई सरकारों के खिलाफ ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, बड़ा भ्रष्ट है ये, ऐसे भी लोग जानते होंगे, चाहे वो नेता हो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आप तैयार हो रहे हैं, आपके मन में मनसा आपने रखी है, तो इसका बीजारोपण करिए सत्यनिष्ठा का, और व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पहले स्टैब्लिशमेंट करिए, फिर प्रशासन में जाएंगे, प्रशासनिक सत्यनिष्ठा भी आ जाएगी। ईमानदारी से पढ़िए, झूठ नहीं होना चाहिए आपके काम में। जो काम आप करें वो काम बोलना चाहिए कि काम आपके द्वारा किया गया है। क्यों? क्योंकि आप उसे पूर्ण इंटीग्रिटी से कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, अगला पॉइंट। अब देखिए, जितना भी यहाँ पे सिविल सेवा के लिए जो अभिरुचि है, एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट के लिए, उसमें मूल्य ही है ज्यादातर। एक सिविल सेवक को निष्पक्ष होना चाहिए, भेदभाव रहित व्यवहार करना चाहिए उसे। निष्पक्षता का मतलब क्या है, समझ रहे हैं? निष्पक्षता का मतलब है सिविल सेवक का निर्णय किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, है ना। व्यक्ति, समूह और राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। सभी को समान अवसर देने वाला, न्याय का भाव रखने वाला, ये है एक सिविल सेवा जिसमें निष्पक्षता बहुत जरूरी है। निष्पक्षता, है ना। अपने लोगों को बेनिफिट देने, देखो एक अधिकारी के तौर पे आप जब भी काम करोगे तो आपको पता चल जाता है कि कहां पे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कहां पे क्या काम हो रहा है ना। एक अधिकारी यदि भ्रष्टाचार करना चाहे तो भ्रष्टाचार के बहुत तरीके हैं। वो भ्रष्टाचार इस रूप में भी कर सकता है एक अधिकारी कि यहाँ पे कोई मेट्रो प्रोजेक्ट आ रहा है, वहां की जमीन पहले अपने रिश्तेदारों को और सबको पहले बता दिया और वहां पे एक्वायर करवा लिया जमीन, बाद में सस्ते दामों में खरीदा, महंगे दामों में बेचा। ये भी आपका एक भ्रष्टाचार ही है।
क्योंकि आपने क्या किया, प्रशासन के अंदर की जो जानकारी है वो गोपनीय होनी चाहिए, आप तक पहुंचे तो आप उसका दुरुपयोग मत करिए, है ना। फिर आपने भ्रष्टाचार ही किया लेकिन गलत तरीके से उसको राउंड अप कर दिया। तो निष्पक्षता का मतलब यह है कि आप निष्पक्ष रहे पूरी तरीके से व्यक्ति के तौर पे। जैसे आप लोगों ने एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, है ना। एस्पिरेंट सीरीज में जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका एक दोस्त होता है गुरी। आप लोगों ने वो कैरेक्टर सारे आपके दिमाग में आने चाहिए, नहीं देखी तो देखना जरूर चाहिए। यदि आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एस्पिरेंट सीरीज जरूर देखनी चाहिए। उसमें संदीप भैया होते हैं, संदीप भैया लेबर कमिश्नर बनते हैं, और जो आईएएस अधिकारी रहते हैं, मेरे दिमाग से नाम जो है क्लिक नहीं कर रहा है, बट उनका दोस्त जो होता है गुरी, वो एक जो है उसके द्वारा क्या किया जाता है, एक जो है टेंडर निकलता है, सरकारी टेंडर बहुत सारे निकलते हैं, तो टेंडर अप्लाई करता है वो। तो वो आईएएस अधिकारी, चूंकि उसके दोस्त के मानक पैरामीटर सब कुछ पूरा होने के बावजूद भी उसके द्वारा उसको साइन कर दिया जाता है कि भाई ये टेंडर मेरे मित्र को जाता है। अब समझिए, जबकि पैरामीटर सब कुछ वो फॉलो कर रहा था, उसके बावजूद भी संदीप भैया उसकी जो है शिकायत करते हैं। शिकायत करने के बाद उसके ऊपर जांच बैठ जाती है ना। ये एस्पिरेंट अभी अगला पार्ट में देखो क्या होता है। तो आप समझिए कि आपके जो नजदीकी लोग हैं, जो आपके चाहे मित्र हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके परिवार के लोग हैं, यदि आप थोड़ा भी फेवर ले रहे हैं उनके प्रति, तो भी आप कहीं ना कहीं पे आपकी निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। निष्पक्षता का मतलब है समान अवसर, पारदर्शिता, न्याय की भावना। निष्पक्षता के 3 कंपोनेंट होते हैं, समझिएगा। एक है इक्वालिटी प्रिंसिपल। इक्वालिटी प्रिंसिपल ये कहता है समानता का सिद्धांत, सब बराबर है। एक निष्पक्ष व्यक्ति के लिए कोई भी बड़ा, चाहे आपका परिवार का व्यक्ति हो, चाहे जो भी हो, जब आप एक पद पे पहुंचते हो तब आपका इक्वालिटी प्रिंसिपल। आज के टाइम पे क्या चल रहा है, नेपोटिज्म। चाहे आप पॉलिटिक्स देख लीजिए, आज कोई राजनेता है, उसका बेटा मंत्री बन रहा है। आप बिहार में भी देखा होगा आप लोगों ने, है ना। या फिर कहीं भी देख लीजिए, कौन बिहार, आप पूरा परिवार का परिवार देश पूरा राज्य चला रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, है ना, या अन्य कई सारे राज्यों में। पिताजी यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे हैं या कोई मंत्री के पद पर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी मंत्री बन जाए। तो समानता का सिद्धांत, इक्वालिटी प्रिंसिपल से आप हट गए ना। एक निष्पक्ष व्यक्ति में तटस्थता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी, है ना। निष्पक्षता के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। देखो, बहुत बढ़िया से आपको चीजें समझा रहा हूं। एक निष्पक्ष व्यक्ति को 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज होनी चाहिए, समानता का सिद्धांत का पालन करे, और समानता का सिद्धांत सभी को बराबरी की दृष्टिकोण से देखता है। ऊंच नीच से परे, जाति, धर्म, लिंग। अब मान लीजिए कोई टेंडर आता है, तो एक हिंदू का और मुस्लिम का, दोनों ने टेंडर अप्लाई किया। अब आपके अंदर परसेप्शन है, आपने हिंदू को, ऐसे जाति के आधार पे, जाति का परसेप्शन होता है कि अरे ये तो मेरा जाति का व्यक्ति है, मैं इसको पहले प्रेफरेंस दे दूं। जब आप प्रेफरेंस नहीं देते हैं, तब आप इक्वालिटी प्रिंसिपल का क्या करते हैं, अनुपालन करते हैं, समानता का सिद्धांत। दूसरा होना चाहिए तटस्थता। तटस्थता, तटस्थता का सिद्धांत, एक अधिकारी को तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, किसी का फेवर नहीं लेना चाहिए। और तीसरा है प्रशासनिक पारदर्शिता। प्रशासनिक पारदर्शिता यानी ईमानदारी ही जोड़ लीजिए इसको, पारदर्शिता। ये 3 चीजें यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी पे है, तो वो निष्पक्ष होगा और भेदभाव रहित व्यवहार करेगा। अच्छा, निष्पक्षता और भेदभाव रहित व्यवहार में कोई अंतर है क्या? थोड़ा सा अंतर है, बेसिक अंतर है दोनों एक ही चीज। भेदभाव रहित का मतलब यही होता है जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र के आधार पर पक्षपात नहीं करना, ये तो भेदभाव होता है। निष्पक्षता का मतलब होता है कि व्यक्ति समूह और राजनीति के दबाव से मुक्त होना। निष्पक्ष का मतलब है किसी का कोई दबाव नहीं, किसी के ऊपर कोई फेवर नहीं लेना, यह निष्पक्ष व्यक्ति के लक्षण है। और भेदभाव का मतलब, भेदभाव रहित होने का मतलब है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करना, ये भेदभाव रहित होना। बस बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे दबाव मुक्त होने की बात होती है और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी पक्ष नहीं लेना। पक्षपात रहित और दबाव रहित होना, दबाव रहित होना निष्पक्षता है और पक्षपात रहित होना भेदभाव रहित होना है। ठीक है। संविधान का आर्टिकल 14 से लेके 16, 14 क्या कहता है, समानता का अधिकार। 15 क्या कहता है, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, मूल स्थान, वंश, इन सबके आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक सेवा में अवसर की समता होगी। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत होगा। आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत होगा। यानी सब बराबर होंगे। राइट टू इक्वालिटी हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है,
उसके अंतर्गत आप ये वाला पक्ष देख सकते हैं और सिविल सेवा के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। अब व्यवहारिक उदाहरण क्या है, मैं कुछ एग्जैक्ट उदाहरण दूं। किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी हो, आप देखते हैं ना बहुत सारे ये आरोप लगते हैं कि ये सरकारी नौकरी निकली और इस सरकारी नौकरी में फलाने का सिलेक्शन हो गया, फलाने का नहीं हुआ। भेदभाव रहित नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नकल हो गई, यहाँ पे पेपर लीक हो गया, यहाँ पे ये सब समस्याएं क्या है, निष्पक्ष नहीं होने की समस्याएं हैं। कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई राहत वितरण कार्यक्रम हो रहा है, सरकार सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड बनना है, सबका बनना चाहिए। जो पैरामीटर है, पेंशन योजनाएं हैं तो सबको मिलनी चाहिए, लाइसेंस बन रहा है तो सबका मिलना चाहिए। अधिकारी का व्यक्तिगत विचारधारा का निर्णय प्रभावित नहीं होना चाहिए। अधिकारी किसी व्यक्तिगत विचारधारा के निर्णय से जब प्रभावित होता है तो वो निष्पक्ष और भेदभाव रहित नहीं रह जाता। व्यक्तिगत का मतलब है उसके मन में जाति का परसेप्शन बना हुआ है, वो फिट नहीं बैठता सिविल सर्विसेज के लिए। धर्म का, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा, वो सिविल सर्विसेज के लिए फिट नहीं है। जाति का परसेप्शन है, ये जाति ऊंची है, ये जाति नीची है, वो सिविल सेवा के लिए फिट नहीं है, वो अनफिट है। जाति का, धर्म का, ये लिंग ऐसा होता है, महिलाएं ऐसी होती है, पुरुष ऐसे होते हैं, ये मानसिकता का व्यक्ति, ये भाषा अच्छी है, ये भाषा बुरी है, ये क्षेत्र अच्छा है, ये क्षेत्र बुरा है, जब आप जाति, धर्म, लिंग, भाषा और क्षेत्र में बंधे होते हैं तो आप कंप्लीटली अनफिट होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। क्योंकि वहां पे जाकर के आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से आप भेदभाव रहित नहीं रह पाएंगे। इसलिए निष्पक्षता और भेदभाव रहित व्यवहार होना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ गए होंगे। व्यवहारिक उदाहरण भी मैंने बताया कुछ आपको। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। 17 नंबर जो हमारा क्लॉज है वो है वस्तुनिष्ठता एवं तर्कशीलता। क्या होती है वस्तुनिष्ठता? वैसे जनरल में सब कुछ आपको बता चुका हूं। ऑब्जेक्टिविटी और रेशनैलिटी क्या है? सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है जो भी डिसीजन लेंगे हवा हवाई नहीं होंगे। हमारे हर निर्णय का आधार तथ्यों पर आधारित होगा, प्रमाण पे आधारित होगा, तर्क पे आधारित होगा, भावना और पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं होगा। इमोशनली निर्णय नहीं लोगे आप। किसी ने कोई बात फैलाई, अब मान लीजिए किसी ने कहा कि फलानी जगह जो है, अभी ये अफवाहें उड़ती रहती है ना, है कि यहाँ पे बम है। अब मान लीजिए आप एक अधिकारी, आपके पास ये सूचना आती है तो सामान्य व्यक्ति तो भगदड़ मचाने लग जाएगा, लेकिन अधिकारी प्रॉपर उसकी ऑब्जेक्टिविटी है ना, बिना ऑब्जेक्टिविटी की किसी भी सूचना को आगे वो नहीं बढ़ाएगा उसको। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें चलती हैं, है ना, फैक्ट चेकर होना चाहिए आपको। बिना तथ्यों के आप बात आगे करेंगे ही नहीं। हवा में बातें नहीं करता एक अधिकारी। तो एक अधिकारी के निर्णयों का आधार क्या होना चाहिए? तथ्य, प्रमाण, तर्क, है ना। पूर्वाग्रह नहीं होने चाहिए, परसेप्शंस नहीं होने चाहिए जो आपके दिमाग में बने हुए हैं, है ना। ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं, ये धर्म के लोग ऐसे होते हैं, ये जाति के लोग ऐसे होते हैं, ये जाति के लोग ऐसे होते हैं। इन परसेप्शन से आप नुकसान कर दोगे समाज का। तो इसलिए एक अधिकारी को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और एक अधिकारी को तर्कशील भी होना चाहिए। तर्कशील का मतलब क्या है? रेशनल का मतलब क्या है? जो विवेकपूर्ण हो, विवेकपूर्ण सोच हो, तार्किक सोच हो, साक्ष्याधारित सोच हो, वो रेशनल है, रेशनैलिटी है उसमें। ठीक है, विवेकपूर्ण सोच, तार्किक सोच, साक्ष्याधारित निष्कर्ष, ये सब क्या है? रेशनैलिटी। ठीक है, तो एक सिविल सेवा के लिए क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए? सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, भेदभाव रहित होना, वस्तुनिष्ठा और तर्कशीलता। तर्कशील का मतलब है विवेकपूर्ण सोच होना, तार्किक विश्लेषण करने की क्षमता होना, साक्ष्याधारित निष्पक्ष, एविडेंस बेस्ड चीजें हो। तभी आप देखते हैं पुलिस कोई भी काम करती है, हर चीज में, कोर्ट कोई भी काम करता है बिना एविडेंस के, है ना। हर तरीके का जो एविडेंस हो सकता है वो कलेक्ट किया जाता है और फिर जाकर के चार्जशीट बनती है। तो विदाउट एविडेंस आप किसी पे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब वस्तुनिष्ठता के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है? कोई व्यक्ति वस्तुनिष्ठ कब बनता है? जब वो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, साक्ष्य आधारित निर्णय प्रक्रिया होती है। ठीक है, आपके अंदर लॉजिकल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में वस्तुनिष्ठता का उपयोग करते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। अब मान लीजिए कहीं पे कोई एक न्यूज आई कि फलाने जगह पे बाढ़ आई और बाढ़ में इतने लोग खत्म हो गए। आप उसका जब तक फैक्ट चेक नहीं करोगे कि अच्छा बाढ़ वास्तव में आई है, कितना उसका, कौन सी नदी है, किस क्षेत्र में उसका प्रभाव गया है, कितने गांव डूब गए हैं, कितने गांव नहीं डूबे,
वो सब आपको फैक्ट चेक करना पड़ेगा, मौके पे जाकर के चीजों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्वसनीय स्रोतों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी आप देखते हैं आए दिन मीडिया में क्या होता है, फलाने लोगों का निधन हो गया, अभी बीच में धर्मपाल जी तो अभी नहीं रहे, लेकिन धर्मेंद्र जी की मृत्यु, ऐसे ही वो जो है क्या नाम है उनका, कादर खान, आए दिन मतलब कोई ना कोई फैक्ट चेक नहीं करना, बस कहीं से न्यूज आई, कहीं से कोई लीड आई, और ऐसे हजार मामले खासकर पाकिस्तान को लेकर के या इंटरनेशनल कोई भी न्यूज है उसको लेकर के, ऐसे अभी रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था, क्या किया हमारी मीडिया ने, विदाउट फैक्ट चेक, यहां पे ये हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे ये हो गया, सिर्फ टीआरपी का खेल। तो ये नहीं है, एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे नहीं चलता, प्रशासनिक अधिकारी उसे जांचता है, उसे चेक करता है, फिर आगे बढ़ता है। आप सभी को पता है हमारे समाज में एक मतलब एक इसको मैं क्या कहूं, चुगली सिस्टम है। एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को चुगली की, वो दूसरे व्यक्ति से उसने बोला, उसने तीसरे से बोला, चौथे ने बोला, वो बात सत्य है कि नहीं है किसी को कोई मतलब नहीं है, बस वो चीज चल रही है, घूम रही है, और धीरे धीरे वो पूरे समाज पे फैल गई। उसमें सत्यता कितनी किसी ने जांचने की कोशिश नहीं की, उसका रूप ही बदल गया, बात शुरू किसी चीज से हुई थी और पहुंच किसी और चीज पे हो गई। साइकोलॉजिकल विज्ञान कहता है, मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई बात एक व्यक्ति से पहुंच करके सातवें व्यक्ति तक जाती है, तब तक बात का पूरा स्वरूप ही बदल चुका होता है ना। तो आप समझिए ये सब चीजें भी वर्क करते हैं, इसलिए हमें कैसा बनना चाहिए, वस्तुनिष्ठ। कोई वस्तुनिष्ठ व्यक्ति रहेगा तो उसके डिसीजन मेकिंग बेस्ट रहेगी। न्याय में जैसे जो हमारे जज वगैरह होते हैं न्यायिक प्रक्रिया में, या हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिविटी पे काम करते हैं, हवा हवाई बातें नहीं, एविडेंस बेस्ड बातें होती हैं सारी की सारी। तो नीति निर्माण, न्यायिक प्रक्रिया, संसाधन आवंटन, इन सब में निष्पक्षता होती है। आपदा राहत कहीं पे, वहां पे जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति वस्तुनिष्ठ कब नहीं रह पाता है, कई जगह पे सामाजिक पूर्वाग्रह बहुत सारे बने हुए हैं, समाज में इतने पूर्वाग्रह बन चुके हैं कि व्यक्ति उन पूर्वाग्रहों को प्राथमिकता दे देता है, इस जाति का व्यक्ति ऐसा होता है, इस धर्म का व्यक्ति ऐसा होता है ना। इमोशनली बहुत सारे दबाव होते हैं, भावात्मक दबाव बहुत सारे होते हैं, या राजनीतिक प्रभाव भी होता है इसका, है ना, पॉलिटिकल जो है इसका इफेक्ट होता है। तो ये सब इफेक्ट अवरोध का काम करते हैं, और इस अवरोध से कहीं ना कहीं पे वस्तुनिष्ठता और तर्कशीलता दोनों प्रभावित होती है। हमें परसेप्शन नहीं बनाना चाहिए, परसेप्शन हमें परेशान कर देता है। ठीक है, अगले सेगमेंट पे चलते हैं। अगला है 18 नंबर है आपका, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण। एक सिविल सर्वेंट में कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस होना चाहिए, यानी कि जन सेवा ही सर्वोच्च धर्म है, इस भावना से काम करना चाहिए एक सिविल सर्वेंट को। व्यक्तिगत लाभ से ऊपर नागरिक कल्याण होना चाहिए, सार्वजनिक कल्याण होना चाहिए, जनता को सबसे ऊपर रखने की भावना होनी चाहिए एक सिविल सर्वेंट में। कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, समझ रहे, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण की भावना। सिविल सेवा की मूल भावना क्या है, यहां पे लिखा सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण। लोकहित सर्वोपरि होना चाहिए, जन कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, संविधान सर्वोपरि होना चाहिए, लोकतांत्रिक आदर्श सर्वोपरि होना चाहिए। तो एक सिविल सेवक का चरित्र कैसा होगा, सिविल सेवक का चरित्र होगा जवाबदेही का, संवेदनशीलता का, प्रशासन जनोन्मुखी होना चाहिए। हमारा संविधान जो संप्रभुता देता है वो पब्लिक को देता है, हमारे देश में नागरिक संप्रभु है, डेमोक्रेसी में जनता सब कुछ है, लोक कल्याण के लिए काम करेगा, सेवा में पारदर्शिता होगी उसकी। जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, एमएस स्वामीनाथन जी का आपने नाम सुना, बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम बताऊं। अशोक खेमका, मैं हमेशा कहता हूं आपको कि एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसने अपने समय काल में लगातार ट्रांसफर पे ट्रांसफर लगभग 23 से 24 डिपार्टमेंट पे काम कर चुके। क्यों, जहां भी जाते ईमानदारी से काम करने की आदत है, और ईमानदारी के चक्कर में ट्रांसफर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति से ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। अब देखिए आज के टाइम पे चाहे आनंद जैसी जगह हो, या अमूल का जन्म क्या हुआ, है ना, तो वर्गीस कुरियन जैसे लोग, नॉर्मन बोगलाज जैसे लोग, तो ये सब कैसे उदाहरण है, ये सब सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण है इनका, जनता के लिए काम कर रहे हैं। एमएस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति देके भारत को आत्मनिर्भर बना दिया, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, लोगों के थाली में भोजन पहुंचा दिया एमएस स्वामीनाथन, अभी उन्हें भारत रत्न दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, देश को परमाणु शक्ति संपन्न बना दिया, देश के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया।
एक प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने उच्च आदर्शों को स्टैब्लिशमेंट किया। कैसा होना चाहिए? राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसा होना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कोई एक ग्राम प्रधान भी बन गया ना तो 4 पीढ़ी के लिए बनाने की कोशिश करता है कि 5 साल में कितना खा जाऊं मैं। समझ रहे हैं बात को? तो सिविल सेवा में यदि आप जा रहे हैं तो सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। समझ रहे हैं? सार्वजनिक सेवा के उदाहरण भी मैंने बताया। अगले चलते हैं। देखो समझ में आ रहा है, यहाँ पे शब्दावलियां भी क्लियर हो रही है आपकी। ये जितने पॉइंट आपको बता रहा हूं एक तरीके शब्दावली। आगे चल रहे हैं, सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा की भावना होनी चाहिए एक सिविल सेवा में। क्या होती है सहानुभूति? इंपैथी का मतलब क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझना और उसे महसूस करने की क्षमता इंपैथी कहलाती है, सहानुभूति कहलाती है। जनता की कठिनाइयों को महसूस करना, आपदा पीड़ित, आप समझिए जब आप जनता की कठिनाई, कोई आपदा आई, कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, चक्रवात आ गया, आप उसे महसूस करो कि ये मेरे साथ घट सकता है या मेरे साथ घट रहा है। जब आप दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, उससे अपनी अपनी उसमें भावना रखते हैं, संवेदनशील व्यवहार करेंगे, फिर आप, इसी को सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। यानी उसमें इंपैथी होनी चाहिए, उसमें सहानुभूति होनी चाहिए। पर पीड़ा को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाओगे। तो एक तो है सहानुभूति, ठीक है। दूसरा है सहिष्णुता, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या है? आपके विचार कुछ और हैं, सामने वाले के विचार कुछ और हैं, लेकिन आप सामने वाले के विचारों को भी, जैसे आप चाह रहे हो ना कि आपके विचारों का सम्मान हो, आपके आपके विचार सामने वाले के विचार से अलग होने के बावजूद भी यदि आप उसके विचारों का सम्मान कर रहे हो, उसे सुन रहे हो, उसे समझ रहे हो, तो आप सहिष्णु व्यक्ति हैं। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में, भारत जैसे देश में क्या है, विभिन्न धर्म है, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न जाति, विभिन्न व्यवहार। तो टॉलरेंस होना चाहिए व्यक्ति में, सहिष्णुता होनी चाहिए, विभिन्न विचारों, विभिन्न विश्वासों, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आपका सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि मैं, कट्टरता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, मेरा धर्म सबसे ऊपर, मेरी भाषा सबसे ऊपर, मेरा क्षेत्र सबसे ऊपर, ये भावना नहीं होनी चाहिए। यदि ये भावना आपके अंतर्गत है तो आप कट्टर हो। सहिष्णु व्यक्ति वो है जो विभिन्न विचारों, विश्वासों, संस्कृतियों के प्रति सम्मान करे, उसको हम क्या कहते हैं? सहिष्णु। और अगला है कंपेशन। कंपेशन का मतलब होता है करुणा की भावना। करुणा वो व्यक्ति करता है जिसमें सहायता करने की स्वाभाविक, करुणा का भाव मतलब सहायता करने की स्वाभाविक भावना होती है। विकलांगों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, महिलाओं के प्रति संवेदनशील योजनाएं होती है। और करुणा केवल मानवीय स्वभाव नहीं है, आप जानवरों के प्रति करुणा रखिए। आपने वो कहानी सुनी है ना, महात्मा बुद्धा और उनका जो भाई था देवदत्त, है ना, उसमें एक उन्होंने, देवदत्त ने जो है एक जो है एक मोरल स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि मारने वाले से बचाने वाला महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसने एक पंछी को मार दिया, सारस को मार दिया, और देवदत्त ने बाण से मारा था और बुद्ध ने उसको बचाया, बचा के उसकी सेवा की, उसको स्वस्थ किया। तो मोरल स्टोरी यही थी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसका मतलब समझिए, आप समाज में, आपके अंदर भावना इस तरीके से होनी चाहिए कि समाज का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव जंतु हो, सबके प्रति आपके अंदर एक करुणा की भावना होनी चाहिए, संवेदनशील विचार होने चाहिए आपके। तो सहायता करने की स्वाभाविक भावना को करुणा कहते हैं, कंपेशन कहते हैं। सहायता करने की स्वाभाविक भावना को करुणा कहते हैं, आसान भाषा में, है ना। किसी गरीब किसान, किसी दिव्यांग नागरिक की समस्या में सहानुभूति से उसे हल करना। कोविड-19 में बहुत सारे लोग घर से बाहर निकले और उन्होंने बहुत काम किया। मैंने भी खुद 100 परिवारों को गोद लिया था और 100 परिवारों का लगातार खाना पीना भोजन, ताकि वो पलायन ना करें, वो दुख दर्द पीड़ा को ना भोगे जो पलायन के दौरान उन्हें मिलेगी। ठीक है, लगभग 100 से ज्यादा दिनों तक मैंने 100 परिवारों को रखा था और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो ये सब कैसे आता है? ये सब कैसे आपके अंदर आता है? ये आता है जब आप के अंदर करुणा की भावना होगी, जब आपके अंदर सहिष्णुता की भावना होगी, जब आपके अंदर सहानुभूति की भावना होगी। तो तीनों चीजें समझ में आई। सहानुभूति का मतलब क्या है? दूसरों की भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता सहानुभूति कहलाती है। सहिष्णुता का मतलब है विभिन्न विचारों, विश्वासों और संस्कृतियों के प्रति सम्मान करना। करुणा का मतलब है सहायता करने की स्वाभाविक भावना। ये तीनों चीजों को आपको समझना होगा। एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पे, 20 नंबर पॉइंट। देखो एक एक करके मैं क्लियर करता जा रहा हूं आपको, बहुत ही सारगर भी। कमजोर वर्गों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए वीकर सेक्शन के लिए। कमजोर का मतलब क्या होता है, कमजोर का मतलब होता है जो सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे पिछड़े हुए समूह है, उन्हें हम कमजोर वर्ग कहते हैं। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक, ये सब पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो प्रशासन का उत्तरदायित्व क्या है, प्रशासनक पहले तो कमजोर वर्ग समझना चाहिए। कमजोर वर्ग का मतलब क्या है, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से पिछड़े समूह। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और शारीरिक रूप से पिछड़े समूहों को हम कमजोर वर्ग कहते हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन और अल्पसंख्यक आते हैं। तो इनका प्रशासनिक उत्तरदायित्व क्या है, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना। सभी को क्या देना, समान अवसर। सभी को क्या देना, समान अवसर। सभी को क्या देना, समावेशी विकास की नीति अपनाना। सभी को समावेशी विकास की नीति अपनाना, समावेशी विकास की नीति अपनाना। भेदभाव मुक्त सेवा करना, भेदभाव मुक्त वितरण, भेदभाव मुक्त बनाना, भेदभाव मुक्त वितरण करना। ये सब क्या है, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि। समझ रहे हैं। नैतिक दृष्टिकोण क्या है, एक व्यक्ति जो भी होगा यदि वो सहानुभूति से भरा हुआ है, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति रख रहा है, तो निश्चित तौर पे वो न्यायपूर्ण होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो समानता से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए कमजोर वर्गों के प्रति जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो सहानुभूति भरा होना चाहिए। जैसे कोई ग्रामीण किसान, मतलब मान लीजिए कोई गरीब ग्रामीण महिला है, उसको लाभ, बहुत सारे लाभ है जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सरकारों के द्वारा दिए जा रहे हैं, है ना। हर एक स्टेट महतारी बंधन योजना चल रही है, कहीं पर महिलाओं के सम्मान को लेकर विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। या कोई विकलांग नागरिक है, उसके लिए बैरियर फ्री बहुत सारी चीजें स्टैब्लिशमेंट करना। तो वो सब चीजें आपका कमजोर वर्गों के प्रति आपके दृष्टिकोण को दिखाता है। सामाजिक न्याय हमारे संवैधानिक सिद्धांत, आप देखिए आर्टिकल 15, 16, आर्टिकल 46, इन सब में लिखा हुआ है। और जो हमारा एक स्लोगन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसका एक व्यवहारिक रूप जो प्रधानमंत्री जी ने दिया, तो वो सब कुछ कमजोर वर्गों के दृष्टिकोण के तौर पे आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो सिविल सेवा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं है, सिविल सेवा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक दायित्व है। एक सच्चा लोक सेवक वही है जिसमें सत्यनिष्ठा हो, जिसमें निष्पक्षता हो, जिसमें संवेदनशीलता हो, जिसमें समर्पण की भावना हो। इन सब को जो अपने आचरण में उतारे वही वास्तविक सिविल सेवक है। समझ में आया। भाग 3 पूरा का पूरा क्लियर कर दिया मैंने, कट टू क्लियर। इतना आसानी से तो आपको कहीं भी नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा है। भाग 3 आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भाग 3 में मैंने ये सारे पॉइंट, सिविल सेवा के बुनियादी मूल, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, भेदभाव रहित व्यवहार, वस्तुनिष्ठता, तर्कशीलता, सार्वजनिक सेवाओं के प्रति समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता, करुणा, कमजोर वर्गों के प्रति दृष्टिकोण, ये सारी चीजें बताई, ठीक है। अब इनको अच्छे से याद कर लीजिए, 2 से 3 बार सेशन को देख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा उसमें हम चीजें आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को कम समय में पूरी इथिक्स मैं कंप्लीट कराने की दिशा में आगे हूं। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ते रहना है, समझते रहना है। आपके अंदर ये विषय वस्तु इतनी बढ़िया से बैठ जाएगी कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आसानी से बड़ी विषय वस्तु को पढ़ाने का जो हमारा थॉट प्रोसेस है मास्टर वीडियो सेशन के माध्यम से, पिछला मास्टर वीडियो सेशन जरूर देखिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिए और मास्टर कोर्स में मेरे साथ जुड़ करके डिटेल से पढ़िए, समग्रता से इसी विषय वस्तु को डिटेल से पढ़िए। वहां मैं नोट्स भी बनाऊंगा, आपको चीजें आपके लिए रेडी करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी के लिए मिलते हैं अगले मास्टर वीडियो सेशन में। कंटिन्यूअस ये क्लास आपके अंदर एक भाव देंगी और जो बच्चे मास्टर कोर्स में जुड़े हैं, आगे चल के हमारी जब ये मास्टर कोर्स की क्लासेस का मास्टर वीडियो के सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद आपकी डिटेल क्लासेस भी आपको देखनी है। एक्स्ट्रा क्लास में नए वीडियो सारे अवेलेबल हैं और एक सीक्वेंस से क्लासेस मिलेंगी जिसमें मैं बहुत सारे आपके जो है, आप ये मान के चलिए, बहुत सारी शब्दावलियां कंप्लीट कराऊंगा जितनी भी हो सकती हैं। टॉपिक बाय टॉपिक एक एक चीज लिखवाऊंगा, थिंकर डिटेल में पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इथिक्स विषय अब कठिन नहीं है,
आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सोचने और मंथन का विषय है, अपने अंदर धारण करने का विषय है, इसलिए इथिक्स जैसे विषय को मेरे साथ आसानी से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले मास्टर वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए।